So now that we know what is mod of z1 minus z2 represent in argand plane, we just solve a problem. लेट्स टेक एन एग्जांपल. Okay. जैसे मैं निकालने की कोशिश करता हूँ मॉड ऑफ 1 माइनस आयोटा. Okay. So मैं इसको तो हम सिंपली निकाल सकते हैं. या सिंपली वो एक्स इसका रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, जो मेरा हो जाएगा √2. तो मैं दूसरे तरीके से निकालने की कोशिश करता हूँ, जैसे मैंने ज्योमेट्रिकली We'll try to solve it geometrically. ये मेरा है z1 और आयोटा है मेरा z2, ना कि माइनस आयोटा. ध्यान रखना है कि यहाँ z1 माइनस z2, जो z2 माइनस के साथ लिखा हुआ है वो होता है मेरा दूसरा नंबर. तो मेरा दूसरा नंबर है आयोटा. पहला नंबर है मेरा 1 जो कि मेरा है यहाँ पे. ओके. ये डिस्टेंस है 1. यस. और दूसरा पॉइंट है मेरा आयोटा जो कि यहाँ पे है. ये डिस्टेंस है 1. ओके. सो मुझे निकालना है इन दोनों के बीच में दूरी. तो सिंपल मुझे पता है राइट एंगल ट्राइंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम से 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का रूट तो 2. सिंपल. ओके. तो ज्योमेट्रिकली वी गेट दैट कि जो डिस्टेंस है वो √2 है. और सिमिलरली यहाँ पे सिंपल मॉड्यूलस के फॉर्मूले से भी मेरे पास वही रिजल्ट आता है. सो वी कैन इवैल्यूएट दिस मैथमेटिकली एज वेल एज ज्योमेट्रिकली. या सो अगर मैं इसी तरह आपसे पूछूं अगर z1 प्लस z2 का मॉड क्या डिनोट करता है. अच्छा, तो हम z2 को लिख सकते हैं माइनस ऑफ माइनस z2. या राइट, क्योंकि मुझे एक माइनस चाहिए उस फॉर्मूले को लगाने के लिए बीच में. ओके. सो ये डिस्टेंस है z1 और माइनस z2 के बीच में. अगर आप मेरे से पूछेंगे कि माइनस z2 को ज्योमेट्रिकली कैसे फाइंड आउट करें, बिल्कुल ठीक. तो माइनस z2 का मतलब है जैसे x प्लस आयोटा y था मेरे पास. ओके. तो इसका माइनस लगा दूंगा तो मेरे पास माइनस एक्स माइनस आयोटा y, यानी y की जगह माइनस एक्स हो गया, y की जगह माइनस y. ओके. सो एक तरह से मैंने x को पीछे एक्सटेंड कर दिया माइनस एक्स और y को भी नीचे एक्सटेंड कर दिया. तो और एक तरह से मैंने ओरिजिन के अबाउट इमेज ली है. ओके. जैसा कि हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स फिजिक्स के टॉपिक्स में देखेंगे, ओरिजिन के अबाउट इमेज. सो माइनस z इज द इमेज ऑफ z अबाउट ओरिजिन. या मूविंग ऑन फर्दर, एक प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम, क्योंकि कई बार हमें ये वाला फॉर्मेट देखने को मिलता है क्वेश्चन में. सो इस फॉर्मेट से क्या मतलब होता है, तो हमें ये समझना होगा कि मेरे पास अगर एक z1 z2 z3 गिवन है जो कि वर्टिसेस है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के, तो मेरे पास ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है. 1 बाय z1 माइनस z2 प्लस 1 बाय z2 माइनस z3 प्लस 1 बाय z3 माइनस z1. इसको जब सॉल्व करूंगा एलसीएम लेके तो मेरे पास ये आएगा z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर इज इक्वल टू z1 z2 प्लस z2 z3 प्लस z3 z1. You have to remember this thing as a result, but we can also prove this. प्रूव करने का मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, आप खुद को ट्राई करना है. मुझे पता है ये डिस्टेंस z1 माइनस z2 है. बिल्कुल ठीक. और मुझे ये पता है ये इसकी डिस्टेंस की वैल्यू है z1 माइनस z3. तो और सिंपली तो मैं लिख सकता हूँ मैं जो जिन पे कंसर्न करूँगा अपना वो ध्यान होगा मेरा z1 माइनस z2 और z1 माइनस z3. तो जब मैं इन पे ध्यान लगाऊंगा मुझे पता, और फिर बाद में मैं इसे भी ध्यान में ले आऊंगा z2 माइनस z3. ये 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे ध्यान दूंगा मैं. ओके. इन तीनों का मॉड बराबर है. एक रिलेशन तो मुझे ये दिया है, तीनों का मॉड किया मैंने. The length of ray z1 z2 line segment z2 z3 and line segment z1 z3 are equal as they are equilateral triangle. या और अब मैंने एंगल का कॉन्सेप्ट भी पढ़ रखा है. मुझे पता है एंटी क्लॉकवाइज गया मैं, ये आर्ग्यूमेंट और ये आर्ग्यूमेंट, ये मुझे पता है तीनों बराबर है. These three angles are all equal. सो मैं इस पे इक्वेशन लिख सकता हूँ आर्ग्यूमेंट ऑफ z3 माइनस z1 बाय z2 माइनस z1 इस पॉइंट के अबाउट, वो बराबर होगा इसके अबाउट एंगल अल्फा के, वो बराबर होगा इसके अबाउट. क्या हमने इस एंगल को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना अभी सीखा था पहले. या सो सिंपली जब हम लिखेंगे उन्हें और जब इन कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करेंगे तो हमें पता चलेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वलिटी लगाएंगे सिंपल जो, तो हमें ये रिजल्ट मिलेगा. ट्राई टू सॉल्व इट. इट इज़ वेरी इजी टू फाइंड आउट दिस रिजल्ट. सिमिलरली इस रिजल्ट को एक्सटेंड कर सकते हैं. अगर ABC वर्टेसिस है एक ट्राइंगल के और UVW वर्टेसिस है एक ऐसे ट्राइंगल के जो कि गिवन ट्राइंगल का सिमिलर ट्राइंगल है, तो मेरे पास ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है. ABC पहले लिख दिए, फिर UVW एंड 1 1 1 इज इक्वल टू. इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट यूज़ करना है मुझे. ये मॉड, इस मॉड का कोई रेशो है, वही इसका मॉड और इसके मॉड का भी वही रेशो है. और ये जो एंगल है, क्योंकि मैं जानता हूँ सिमिलर ट्राइंगल्स में एंगल्स बराबर होते हैं, तो मैं वही आर्ग्यूमेंट लूँगा, वही कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वेट करूँगा, तो मेरे को ये रिजल्ट मिल जाएगा. ओके. एंड डोंट बी स्केयर्ड ऑफ दिस रिजल्ट्स दैट वी आर स्टडिंग. या क्योंकि हम ये जो पैटर्न दिखा है हमें अभी ये काफ़ी बार आता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो हमें अगर ये दिया हुआ है तो हम
ज्योमेट्रिकली काफ़ी इजीली प्रॉपर्टीज बना सकते हैं कि Z1 Z2 Z3 आर सिंपली वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। या आप इनइक्वलिटीज़ की बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में आगे। अच्छा, सो वी सी दैट ये इट इज़ वेरी वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर दैट in Argand plane complex number behaves in same way as the vectors do. So okay, if we have to find, if we are given Z1 and Z2 and we have to find Z1 plus Z2, then we can simply find out that like this is Z1 and this is Z2. okay, we are now considering Z1 as a vector and Z2 as a Yeah. vector, and we are adding them vectorially. Yeah, so we will get this Z1 plus Z2 vector. Okay. So this do this simple vector calculations are So can you please show us the addition of one and iota? Yeah, I can show you 1 and iota. 1 is a complex number here and iota is a complex number here. So we can make them, extend them, and Yeah. make them vectors. Yeah, this is one vector, this is the another vector. According to this inequality theorem. Yeah, so this will be our resulting vector, this 1 plus iota. So हमने एक तरह से वेक्टर एडिशन किया है सिंपल, जिससे हमें 1 प्लस आयोटा मिला है। अब मैं बात करूंगा इनइक्वलिटीज़ की, मैं ट्राइंगुलर इनइक्वलिटी, क्योंकि मुझे पता है ट्राइंगल की दो साइड हमेशा बड़ी होती है, ट्राइंगल की अच्छा, दो साइड्स का सम जो होता है तीसरी साइड से हमेशा बड़ा होता है। तो यहाँ देखे जाए तो इस ट्राइंगल को कंसर्न में लेता हूँ मैं, ओ आर क्यू। इस ट्राइंगल में ये वैल्यू मुझे पता है Z1 प्लस Z2 का मॉड है, क्योंकि ये वेक्टर था मुझे Z1 प्लस Z2 से मिला था जो। ये है मेरे पास Z2 जो गिवन था, ये जो Z1 दिया है इसे मैंने शिफ्ट किया है, पैरेलली शिफ्ट, लाइक वेक्टर्स में करते हैं। Because we are treating this as a vector. And vector can move freely. We can shift vector perpendicular, parallelly to itself, yeah. So ये mod Z1 हो गया, तो मेरे पास ट्राइंगल मिल गया जिसकी तीन साइड से मुझे mod Z1, mod Z2, mod ऑफ Z1 प्लस Z2। Okay. तो ये पहली साइड, दूसरी साइड जिसका सम बड़ा होगा, ये सम किया है मैंने तीसरी साइड से, तो सिंपली ये है। और इक्वलिटी यहाँ लगाई है मैंने, इन केस अगर ओरिजिन Z1 और Z2 कोलिनियर हो जाएंगे, तो क्योंकि यहाँ पे अगर कोलिनियर हो जाते हैं तो मेरे पास ऐसे ओरिजिन ये Z1 और यहाँ Z2, तो ये मेरे पास mod Z1 प्लस Z2 नथिंग बट mod ऑफ Z1 प्लस mod ऑफ Z2 मिल जाएगा। तो इक्वलिटी होल्ड्स व्हेन ओरिजिन Z1 एंड Z2 आर कोलिनियर। Okay. So now we'll study more about complex numbers. So like in the previous slide, as we have discussed some trigonometric relations, inequalities, so same चीज़ हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। अगर आप ये रिलेशन निकालने की कोशिश करेंगे Z1 Z2 में, तो आपको आराम से इनइक्वलिटी मिल जाएगी। सिंपल ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी का यूज़ करना है, सो यू हैव टू ट्राई इट योरसेल्फ। ओके, सो यू कैन ऑल्सो मेमोराइज इट कि Z1 प्लस Z2 का मॉड लाइक करता है दोनों के डिफरेंस से दोनों के सम तक, individual sum. We have obtained this result by using triangle inequality only. Moving on to one of the important concept of this chapter is De Moivre's theorem. ये थ्योरम के दो पार्ट है, एक पार्ट जो कि इंटीजर्स पे फोकस करता है, दूसरा पार्ट जो रेशनल नंबर्स पे फोकस करता है। रेशनल नंबर्स पे जो फोकस कर रहा है पार्ट, उसे एक्चुअली हम बाद में रूट्स की स्टडी करेंगे जब काम में लेंगे। तो अभी हम कंसर्न है इंटीजर्स के ऊपर कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n इज नथिंग बट cos ऑफ n थीटा प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ n थीटा। अब ये कैसे आया मेरे पास? अच्छा, हम cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को e की पावर आयोटा थीटा लिख सकते हैं? या बिल्कुल, जो हमने यूलर्स थ्योरम में पढ़ा था। या तो यहाँ पे आयोटा थीटा की पावर n, तो ये सिंपली बन जाएगा e की पावर आयोटा टाइम्स n थीटा। सो इट बिकम्स e की और पावर आयोटा n थीटा। या फिर मैंने इसको फिर से एक्सपेंड कर दिया कि आयोटा टाइम समथिंग लिखा हुआ है e की पावर, तो उसे मैं लिख सकता हूँ cos ऑफ समथिंग प्लस आयोटा टाइम जो समथिंग लिखा हुआ है। सो दिस इज माय केस। अगर मेरा n रेशनल नंबर्स हो जाते हैं, ओके, सो मेरे पास ये इकलौती वैल्यू, मतलब ओनली वैल्यू नहीं होती है जो मिलेगी, मुझे और भी वैल्यूज मिलती है। डिपेंड करता है जो कॉम्प्लेक्स वो रेशनल नंबर p बाई क्यू का है, तो मुझे q वैल्यूज मिलेगी। तो उन q वैल्यूज में से एक वैल्यू होगी मेरे पास cos sin थीटा प्लस आयोटा टाइम sin थीटा। ये हम देखेंगे जब हम रूट्स की स्टडी करेंगे कि q वैल्यूज क्यों मिलती है। ओके, सिमिलरली एक इम्पोर्टेंटली काफी देखा जा सकता है। डोंट वरी नाउ, वी विल स्टडी दिस थिंग इन nth रूट्स ऑफ z। ये फॉर्मेट आपको कई बार देखने को मिलता है, 1 बाय cos थीटा प्लस आयोटा टाइम sin थीटा। तो इसे हम लिख सकते हैं cos थीटा प्लस आयोटा टाइम sin थीटा की पावर -1। एग्जैक्टली।
सो इसे को मैं माइनस को अंदर ले जा सकता हूँ, तो कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, और साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस बाहर आ गया। क्या आप इसको शो कर सकते हैं? लाइक व्हाट? कैन यू प्लीज एक्सप्लेन इट? या बिल्कुल, कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ माइनस थीटा। ओके, तो कॉस ऑफ माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, ओके, और साइन ऑफ थीटा माइनस टाइम आयोटा टाइम्स साइन थीटा। सो यही मेरा सिंपल। तो कभी भी रिवर्स में लिखा हो 1/cos थीटा प्लस आयोटा, तो तुरंत इसे कन्वर्ट कर लेना काफ़ी अच्छा रहता है क्वेश्चन सॉल्विंग में। ओके। हम इम्पॉर्टेंट एक चीज़ जो गलती करते हैं हम, कि अगर साइन थीटा प्लस आयोटा टाइम कॉस थीटा लिखा हो उसकी पावर n, तो हम फिर वही गलती करेंगे, n को अंदर ले आएंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है हमें। ये तभी कर सकते हैं जब cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा हो हमारे या पास। यानी रियल पार्ट जो है मेरा वो मस्ट बी इन कोसाइन, एंड जो इमेजिनरी पार्ट है मेरा वो मस्ट बी इन साइन। ओके, सो मुझे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा इस साइन थीटा को कॉस थीटा में। तो मैंने सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रिजल्ट निकाला है, cos of pi by 2 minus so theta we is have equal to just sin theta. written sin theta as cos of pi minus theta to convert it into cosine form, या and we have written cos theta as sin of pi by 2 minus theta. और फिर अब जब मैंने कन्वर्ट कर दिया, देन आफ्टर देन आई कैन सिंपली पुट So, द n in Now I can apply de Moivre's theorem. या सो नाउ आई हैव अप्लाइड दिस। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर मेरे पास बहुत सारे cos थीटा और आयोटा sin थीटा के मल्टीप्लाई दे रखे हैं, So it's nothing but product of many complex numbers. कॉम्प्लेक्स नंबर। सो क्योंकि अगर मैं इसको लिख सकता हूँ e की पावर आयोटा थीटा 1, इसे मैं लिख सकता हूँ e की पावर आयोटा थीटा 2, तो सबको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो पावर्स ऐड होती है। Okay. तो थीटा 1 थीटा 2 थीटा 1 सब ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो मेरे पास फाइनल बचेगा e की पावर आयोटा टाइम्स थीटा 1 प्लस थीटा 2 अप टू थीटा n। Okay. तो वही रिजल्ट आया है मेरे पास यहाँ पे। So we have expanded it by using reverse of Euler's theorem. या एंगल्स जुड़ जाते हैं। अरे इसी तरह से एक नया कॉन्सेप्ट भी सीखते हैं लॉगरिथम का, क्योंकि हमने पोलर फॉर्म में पढ़ा है कि एनी z कैन बी रिटन एज मॉड ऑफ z इनटू e की पावर आयोटा थीटा। सो इफ वी टेक log बोथ साइड्स, देन वी विल गेट ln mod of z प्लस Is equal ln e की पावर आयोटा थीटा। to yes. So iota theta will come in the front plus iota theta, and ln e we know it. And what is e? It is nothing but argument of z. Yeah. So that concludes. Okay. So let's now start with this very interesting topic, that is cube roots of unity. So हम देखेंगे कि किसी नंबर का क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। यहाँ लिखा है हमने 1 की पावर 1/3। So don't think that the answer is 1. या ये जो कि मिसकंसेप्शन होता है सबसे पहले कि 1 होगा। जी हाँ, 1 आंसर होगा, बिल्कुल 1 एक आंसर होगा, लेकिन और भी आंसर्स हो सकते हैं। ये हम अभी देखेंगे। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर अगर p/q है, Okay. तो उसके q आंसर्स पॉसिबल है। It means that z to the power p by q represent q numbers. q नंबर्स, क्योंकि और इसको फिर मैं फर्दर ऐसे लिख सकता हूँ z की पावर p की पावर 1/q। तो एक तरह से z की पावर p का qth रूट निकालना चाहता हूँ मैं, तो हमेशा इसे मैं इस तरह से देख सकता हूँ। तो मैं यहाँ क्यूब रूट्स की स्टडी कर रहा हूँ अभी फिलहाल, आगे हम पढ़ेंगे कि nth रूट की स्टडी कैसे करी जाती है। Okay. सो अगर मैं क्यूब ले लूँ दोनों तरफ, तो z क्यूब बन जाएगा, इधर 1 आ जाएगा। तो मेरी जो इक्वेशन है जिसकी रूट्स की मैं स्टडी करना चाहता हूँ वो है z³ - 1 = 0। Okay. So we can solve this cubic to find the values of z, which will give us cube roots of unity. सो मैं फैक्टराइज कर रहा हूँ z-1 और z² + z+1। ये क्वाड्रेटिक है, इसके रूट्स में सिंपल -b + √b² -4ac/ 2ac निकाल सकता हूँ। बिल्कुल ठीक। तो वो जब निकालूंगा तो मेरे को ये मिलेंगे रूट्स -½ + √3/2 आयोटा एंड -½ - √3/2 आयोटा। तो ये तो रियल है एक तो मेरा आंसर, और ये दोनों कॉम्प्लेक्स है। सो इन्हें मैं ओमेगा या और ओमेगा² बोलता हूँ। अब ये मेरी चॉइस है कि मैं किसको ओमेगा या किसको ओमेगा² बोलता हूँ। अगर मैं इसे ओमेगा बोल रहा हूँ तो ये ओमेगा² बन जाएगा, और अगर मैं इसे ओमेगा² बोल रहा हूँ तो ये ओमेगा बन जाएगा। तो ध्यान रखने वाली बात यह है, इसको और ओमेगा² क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं स्क्वायर निकालने की कोशिश करूँगा इसकी √3/2 आयोटा की, तो उसकी वैल्यू आएगी -½ - √3/2 आयोटा। इसलिए मैंने अगर इसको ट्राई दिस थिंग, या यू शुड ट्राई दिस थिंग, तो सेम रिजल्ट मिलेगा। इसीलिए मैं ओमेगा और ओमेगा² बोलता हूँ इन रूट्स को। सो और मैं जानता हूँ कि एज ओमेगा सेटिस्फाई दिस रिलेशन z³ - 1 = 0, सॉरी यहाँ तो ओमेगा क्यूब विल बी इक्वल टू 1।
सो यहाँ पे मैंने निकाला था ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा, यहाँ गलती की थी है उस पर करेक्शन। तो जेड क्यूब इज इक्वल टू 1, ये प्रॉपर्टी है मेरी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसी तरह से ओमेगा की पावर, अगर मैं अब यहाँ पावर n लगा देता हूँ तो ओमेगा की पावर 3n को लिख सकता हूँ मैं ओमेगा की पावर 3 इंटू पावर n, इसकी पावर है And omega cube is nothing but 1. 1। सो So 1 to the power n is nothing but 1. 1। इसी तरह से ओमेगा की पावर 3n प्लस 1 विल बी इक्वल टू ओमेगा, क्योंकि ओमेगा की पावर 3n इज इक्वल टू 1 है तो सिर्फ 1 बचेगा, ओमेगा की पावर 1। इसी तरह से ओमेगा की पावर स्क्वायर। सो ये इंपॉर्टेंट है। और देखा जाए तो ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को ध्यान से देखा जाए तो यहाँ प्लस और माइनस का अंतर है सिर्फ, तो ये कहीं ना कहीं कॉन्जुगेशन की बात आ रही है। ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर नथिंग बट कंजुगेट्स ऑफ ईच अदर। सो मैं लिख सकता हूँ ओमेगा का कॉन्जुगेट है ओमेगा स्क्वायर, या फिर लिख सकता हूँ ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट है ओमेगा। ओके। एक और रिजल्ट, क्योंकि मुझे पता है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इस क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स हैं, और मैं जानता हूँ सम ऑफ द रूट्स होता है रिलेटेड होता है जेड स्क्वायर से, कहीं ना कहीं जेड स्क्वायर के कोफिशिएंट से रिलेटेड है सम ऑफ द रूट्स। बिल्कुल ठीक। और यहाँ पे सम ऑफ द रूट्स विल बी इक्वल टू माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर, यस, बाय कोफिशिएंट ऑफ जेड क्यूब। या ये हमने क्वाड्रेटिक में पढ़ा था। या सो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, तो मेरे को ये रिजल्ट मिल गया 1 प्लस ओमेगा because coefficient of z square in this equation, which is z cube minus 1, is 0. या So our sum of the roots, that is 1 plus omega square, comes out to be 0. या मूविंग ऑन फर्दर, एक और प्रॉपर्टी है मेरी जो 1 प्लस ओमेगा पावर n प्लस ओमेगा पावर 2n के साथ डील करती है। इसकी दो वैल्यूज पॉसिबल होती है, 3 या 0। 3 जब n मल्टीपल हो 3 का, इसको हम सिंपली देख सकते हैं, अगर 3 का मल्टीपल होगा तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, ओमेगा पावर 2n भी 3 का मल्टीपल हो जाएगा, इसकी वैल्यू भी 1, Because n will be multiple of 3. या और एंड वी हैव सीन दैट ओमेगा की पावर 3n इज नथिंग बट 1, सो इट विल गिव 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। लेकिन अगर ये 3 का मल्टीपल नहीं होता है, So let's take an example if it's 2. इफ इट्स 2 तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा पावर 4, Okay. ओमेगा पावर 4 कैन ऑल्सो बी रिटन एज Omega cube into omega. omega 1, so omega cube is 1, so only remains omega here, so 1 plus omega square plus omega, which we have concluded before, is equal to 0. Okay. So it will always come out to be 0. एक ज्योमेट्रिकल रिलेशन भी डेवलप कर सकते हैं हम यहाँ से। हम तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं आर्गन प्लेन पे। तो 1 यहाँ आएगा, Okay. मैं माइनस हाफ प्लस √3/2 आटा को ओमेगा कह रहा हूँ, तो वो यहाँ पे आएगा माइनस हाफ प्लस √3/2 आटा। और ओमेगा स्क्वायर जस्ट अपोजिट है साइन में, क्योंकि कॉन्जुगेट ही है Because ओमेगा it's का। the conjugate of omega. तो ध्यान से देखा जाए तो ये एक सर्कल पे लाई कर रहे हैं जो कि मॉड्यूलस 1 का है, ठीक है। Because तीनों का ही मॉड्यूलस 1 है। हाँ, Because रूट ऑफ -1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर इज नथिंग बट रूट ऑफ 1/4 प्लस 3/4 विच इज रूट ऑफ 1 विच इज 1. या सो हेयर तो हमें पता चलेगा कि ये जो ट्राइंगल बना रहे हैं ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, जो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो सकती है कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो ओमेगा को हम लिख सकते हैं e की पावर आटा 2π/3, क्योंकि ये एंगल सिंपली हम निकाल सकते हैं, ये x पता है मुझे y पता है, तो मैंने आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी से सिंपली कैलकुलेट कर सकता हूँ। And we can also obtain that result 1 plus omega square is 0 if we consider 1 omega and omega as vector. या यस, ये भी कहा जा सकता है 1 प्लस ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। हम कहें एक वेक्टर है मेरे पास 1, जिसे मैं दूसरे कलर से शो कर रहा हूँ, ये मेरा 1, Okay. मेरा ओमेगा है ये, और ओमेगा स्क्वायर है ये। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर रिप्रेजेंट नथिंग बट द रिजल्टेंट ऑफ दीज 3 वेक्टर्स, Because the sum of these 3 vectors is coming out to be 0. क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट एग्जैक्टली अपोजिट आएगा। ओमेगा और ओमेगा, ये जो वेक्टर्स है मेरे, ये वाला वेक्टर एंड ये वाले वेक्टर का रिजल्टेंट मेरे पास आएगा ये एग्जैक्टली -1, जो कि कैंसिल आउट कर देगा इसको, तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो मैं इसे वेक्टर सम से भी देख सकता हूँ। So we can obtain this result vectorially as well as mathematically. या And do remember this result because it's a very important result. या Okay, so now that we have covered the topic cube roots of unity, we are going to start with this new topic, that is nth roots of unity. सो देयर इज नथिंग बट सिंपल मैथमेटिक्स हियर, कि हमें रूट जो nth रूट निकालना है वो एक्चुअली इस इक्वेशन का रूट है, x की पावर n इज इक्वल टू 1। सो Okay. 1 को मैं सिंपली cos 0 प्लस आयोटा साइन 0 लिख सकता हूँ, सिंपल मैथमेटिक्स, क्योंकि cos 0 होता है 1,
प्लस 0 आयोटा, तो साइन 0 को 0 लिख सकता हूँ मैं। Okay. तो 0 को मैं 2k पाई की फॉर्म में लिख सकता हूँ, और Because 2k pi is equal to 0. या Because in argument sense 0 and 2 pi are same. सेम। तो यहाँ पे मुझे मिल रहा है x की पावर n इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2k पाई प्लस आयोटा साइन ऑफ 2k पाई। Okay. अब मुझे n हटाना है, n को मैं दोनों तरफ 1/n कर दिया उधर ले जाके, तो 1/n अंदर आ जाएगा। अच्छा, हमने डी मोवरे थ्योरम को उल्टा यूज करा। या यहाँ पे तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई cos ऑफ 2k पाई बाय n प्लस आयोटा टाइम साइन ऑफ 2k पाई बाय n। Okay. ये ध्यान रखने वाली बात है कि k की वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक है। And one thing you should note that we have done this thing just to remove the similar values of complex कॉम्प्लेक्स numbers नंबर to avoid repetitions. यहाँ तो k की वैल्यूज डिसाइड करेगी कि रिपीटेशन अलाउड ना हो। तो k की वैल्यू अगर मैं 0 ले रहा हूँ तो यहाँ मेरे पास 0 मिलेगा। इसी तरह से मैं अप टू कहाँ तक जा सकता हूँ, अगर मान लीजिए मैं n तक चला गया तो मुझे फिर 2 पाई मिल जाएगा, तो 2 पाई पे सेम आंसर मिल जाएगा जो मेरे को 0 पे मिलता है, तो वो मुझे नहीं चाहिए। Okay, तो मुझे 0 डालने से और n डालने से हमको सेम ही कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। हाँ, तो मुझे n नहीं डालना है, तो n से कम n-1, तो ऐसे याद रख सकते हैं आप। तो 0 से n-1 तक जाना है मुझे k की वैल्यूज में। Okay. तो और k इंटीजर भी है, सो k इंटीजर है तो मैं अब उल्टा लगा सकता हूँ डी मोरवे थ्योरम कि 2 पाई बाय n इंटू के लिखा हुआ था, 2 पाई बाय n इंटू के, और k इंटीजर है तो k को मैं ऊपर ले जा सकता हूँ पावर में। जैसे अगर k इंटीजर होता है तो मैं पावर अंदर ला सकता हूँ एंगल के, तो इसी तरह से मैंने उल्टा लगाया। So we have applied the reverse of De Moivre's theorem. या सो cos ऑफ 2 पाई बाय n प्लस आयोटा टाइम साइन ऑफ 2 पाई बाय n की पावर k। Okay. तो मुझे n क्वेश्चन में गिवन होता है, तो मुझे साइन कॉस ऑफ 2 पाई बाय n प्लस आयोटा टाइम साइन ऑफ 2 पाई बाय n की वैल्यू पता है। लेट्स कॉल इट एज अल्फा। Okay. सो अगर अब मुझे पता है k की वैल्यू 0 से n-1 तक जाएगी। Okay. सो अगर 0 लेता हूँ तो मुझे मिलेगा x की वैल्यू 1 की समथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1। अगर मैं 1 लेता हूँ तो ये एक्चुअली यहाँ अल्फा ही तो लिखा हुआ है, ये अल्फा के पार k ही लिखा हुआ है। तो अल्फा की पावर अगर k की वैल्यू 1 डालूंगा तो x की वैल्यू अल्फा मिलेगी, 2 पे अल्फा स्क्वायर, एंड सिमिलरली मुझे आगे अगर n-1 डालूंगा तो अल्फा की पावर n-1 मिलेगी। Okay. तो ये मेरा रिजल्ट मिला कि 1 अल्फा स्क्वायर अप टू अल्फा n-1 आर द nth रूट्स ऑफ यूनिटी, क्योंकि Okay. ये मैंने इस इक्वेशन का यूज़ करके निकाले हैं। और मुझे ध्यान रखना है अल्फा क्या है, यहाँ पे अल्फा भूल जाते हैं मैं, अल्फा क्या है, अल्फा ये cos ऑफ 2 पाई बाय n प्लस आयोटा टाइम साइन ऑफ 2 पाई बाय n, क्योंकि n हमें क्वेश्चन में इजी गिवन होता है कि कौन से रूट की बात कर रहे हैं हम, तो आराम से हम निकाल सकते हैं कि अल्फा की वैल्यू क्या होती है। जिसको हम ये भी लिख सकते हैं कि ये है e to the power iota 2 pi by n या e की पावर आयोटा 2 पाई बाय n, या ऑफ कोर्स by using Euler's theorem. यूलर्स थ्योरम। सो ये हमें मिल गया। अब सम ऑफ द रूट्स निकालने की कोशिश करते हैं। सम ऑफ द रूट्स होगा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा l-1। ये सिंपल जीपी बनी है मेरे पास जिसमें n टर्म्स है, Okay. तो सिंपल 1 माइनस, क्योंकि पहली टर्म है 1 इंटू 1 माइनस अल्फा की पावर n अपॉन 1 माइनस अल्फा, सिंपल जीपी का सम का फॉर्मूला। और मुझे पता है कि x की पावर n-1 इज इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई करता है अल्फा, तो अल्फा पावर n-1 क्या है, 0। दिस थिंग इज 0, सो द सम ऑफ द रूट्स इज 0। जैसा हमने क्यूब रूट्स में किया था कि 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का सम 0 आ रहा था, उसी तरह से यहाँ पे भी होगा कि 1 अल्फा स्क्वायर अब जितने भी रूट्स है सबका सम 0 होगा। अच्छा, जैसे क्यूब रूट्स और यूनिटी का सम, जो 3 हमारे पास क्यूब रूट्स और यूनिटी आए थे उनका सम 0 आ रहा था, वैसे जो nth रूट्स ऑफ यूनिटी, जो हमारे पास nth रूट्स ऑफ यूनिटी आएंगे उनका सम भी क्या होगा, 0। इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रिजल्ट्स की तरह भी काफ़ी काम में लेंगे आगे, क्योंकि अब अगर इन रूट्स का सम 0 है तो इनके रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स का सम भी 0 होगा। ओके। तो रियल पार्ट कहाँ से शुरू होते हैं, cos 2k पाई बाय n, इसके रियल पार्ट से कॉरस्पॉन्डिंग कहाँ से कहाँ तक, k की वैल्यू 0 से शुरू होकर n-1 तक। k की वैल्यू 0 रिप्रेजेंट कर रही है 1 को, k की वैल्यू 2 रिप्रेजेंट कर रही है अल्फा को, k की वैल्यू 1 रिप्रेजेंट कर रही है, 0 रिप्रेजेंट कर रही है 1 को, और 1 रिप्रेजेंट कर रही है अल्फा को। या k इज इक्वल टू 1 अल्फा है, k इज इक्वल टू 2 अल्फा स्क्वायर। तो ये सारी टर्म्स है n-1 तक रियल पार्ट्स, जो कि 0 है, क्योंकि इज इक्वल टू 0 प्लस 0 आयोटा गिवन है अपने को। इसी तरह से इमेजिनरी पार्ट्स का सम भी 0 है। सो काफ़ी टाइम ये यूज़ में आ सकते हैं, ये जो 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रिजल्ट्स हैं इस फॉर्म में। ओके। आगे हम देखते हैं कि ज्योमेट्रिकली क्या मतलब होता है nth रूट्स ऑफ यूनिटी का। एक्चुअली nth रूट्स ऑफ यूनिटी लोकेटेड होते हैं वर्टिसेस पे, जो रेगुलर पॉलीगन होता है n साइड का। ये रेगुलर पॉलीगन इस तरह से होता है कि
इसकी एक पॉइंट होता है वो एक्स एक्सिस पे होता है, बाकी 2 पाई बाय n का एंगल बनाते हैं, जैसा कि हम नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं। ओके, तो अब इसे हमें नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे।